भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि हम सब लोग संगठन का जो हमको दायित्व मिला है तो हम संगठन का काम करते हैं। और मुझे वो समय याद है कि 1987 में मैं भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त प्राथमिक सदस्य बना था। किसी ने कहा कि भाई ऐसा है वो संगठन में भेजना, वहाँ पर प्रचारक बन जाते हैं लोग, शादी संबंध नहीं होते लोगों के। केवल एक सेवा संगठन को ध्यान रखकर, सेवा का माध्यम ध्यान रखकर राजनीति करनी है। उसी विचारधारा से लेकर मैंने 1989 से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका के रूप में काम करना शुरू किया। साइकिल या पैदल चलकर लोगों को जोड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? वो कालखंड भी हमने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक सरकारें नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जुनून था। मेरी राजनीतिक कैरियर आज 35 साल का लगभग हो गया और मैंने इस 35 साल के राजनीतिक कैरियर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से और आज महानगर अध्यक्ष का मैंने सफ़र तय किया है। जिस तरह से आजकल के जो कुछ नए नए नेता जो बन जाते हैं और जिस तरह से वो भौकाल दिखाने की रोडों पर कोशिश करते हैं, उससे कभी संगठन मजबूत नहीं होता। और जितना आप सादगी से काम करेंगे, जितना आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जितना आप अपनी पार्टी के संगठन की नीचे योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर सादगी के द्वारा किया हुआ काम मजबूती का काम होता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो आज 60 साल से ऊपर की एज में चले गए, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन जब युवाओं को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो निश्चित तौर पर और वृद्धि करेगा। सबको साथ लेकर काम चलने वाले लोग हैं हम, किसी भी जातिवाद को लेकर काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सबका समायोजन पार्टी के अंदर हो। जहां विकास केवल और केवल नेताओं के घर तक सीमित था, वो नेताओं के घर से विकास निकलकर जनमानस के घर तक पहुंचने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज की तारीख में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष केवल और केवल जिस तरह से बरसाती मेढक होते हैं उस मेढकों की तरह काम करने का हो गया विपक्ष। अब तो केवल चुनाव के वक्त आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब मोर्चों के अध्यक्षों का चयन होता है तो वो अनुशासन की पहली पाठशाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक वार्ती और मैं हूं आपके साथ हिमेश वित्तरिया। राजनीति में संगठन ही शक्ति होती है और जब बात ताईनगरी आगरा की हो तो संगठन की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत को समेटे इस महानगर में सांगठनिक धागे को मजबूती से पिरोना एक कुशल नेतृत्व की मांग करता है। आज लोक वार्ती के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ज़मीन से उठकर अपनी कार्यशैली से भाजपा संगठन को एक नई ऊर्जा दी। हमारे साथ लाइव जुड़े हैं भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, लोक वार्ती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा, 5 जून से 21 जून तक चल रहे महाजन संपर्क अभियान का आगरा में क्या खाका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि हम सब लोग संगठन का जो हमको दायित्व मिला है तो हम संगठन का काम करते हैं। हमें नेतागिरी नहीं करनी, हमें संगठन का काम करना है। और निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के और जनशक्ति को लेकर जिस तरह से उन्होंने पूर्ण किए हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा पखवाड़ा के रूप में एक कार्यक्रम तय किया है। 5 जून से और 21 जून तक यह कार्यक्रम रहेगा। 5 जून को आगरा महानगर की इस पावन धरा पर हम सब लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके पर्यावरण का संरक्षण का तो संदेश दिया ही है, साथ ही साथ एक पुनीत कार्य करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस पखवाड़े में जो 5 जून से लेकर और 21 जून तक जो रहना है, 21 जून को हमारा इस पखवाड़े का समापन होगा, जब योग दिवस के रूप में पूरा विश्व और पूरा भारत और भारत के साथ साथ पूरा प्रदेश, पूरा महानगर एक साथ जुड़कर इस योग को मनाएगा और तब इस पखवाड़े का समापन होगा। हर विधानसभा में 100 प्रभावशाली मतदाताओं से सीधे संवाद के इस विशेष अभियान को लेकर महानगर संगठन की क्या तैयारी है? निश्चित रूप पर, जैसे मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि हम संगठन का काम करते हैं, तो हमारा संगठन का खाका पूरा का पूरा पहले से ही हमारा तैयार होता है। उसी को लेकर अब ये जो पखवाड़ा हमारा चल रहा है, इसमें हमारे किसी भी स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधियों को 100 लोगों की और 50 लोगों की लिस्ट हम लोगों ने बनाकर दी है।
लिस्ट के साथ साथ वो उन लोगों से संपर्क करेंगे, संपर्क के साथ साथ पार्टी के संगठन के कार्यों के साथ साथ हमारी सरकारों की जो योजना है, जिन योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें काम कर रही हैं, डबल इंजन की सरकार हमारी प्रदेश के अंदर काम कर रही है, ऐसी सरकार अपनी उनकी योजनाओं को नीचे तक जमीन स्तर पर जनमानस तक पहुँचाने का काम हम इन लोगों के द्वारा करने जा रहे हैं। आपकी शुरुआत को लेकर के भी एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आपके शुरुआती जीवन का वो कौन सा संघर्ष था जिसने आपको जनसेवा के इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? देखिए, ये बात 1987 की है, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और विद्या भारती विद्या मंदिर में मेरा विजयनगर कॉलोनी में हम लोग पढ़ते थे। और मैं जब एग्ज़ाम हुए बोर्ड के, तो मैं एक बोर्ड की परीक्षा जब देकर आ रहा था, तो हमारे जो टीचर थे, क्लास टीचर, तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई राजकुमार जी, आपकी वाक्पटुता शैली बहुत अच्छी है, यानी कि भाषण की बोलने की कला बड़ी अच्छी है आपके अंदर, तो ऐसा करो कि आप विद्यार्थी परिषद के अंदर चले जाओ। तो मैंने कहा, भाई साहब विद्यार्थी परिषद के अंदर क्या होगा, कैसे होगा? तो बोले, नहीं अच्छा है और वहाँ पर थोड़ा सा आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, युवाओं की बहुत ज़रूरत है। तो मैं गया, जब मैंने अपनी माताजी से, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब मैंने इसका चर्चा करी कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे सर ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद के अंदर राजकुमार जी आप चले जाओ, तो माताजी पहले तो खुश हुई कि कोई बहुत अच्छा संगठन होगा और काम करने का जज्बा है लड़के के अंदर, तो जाने दो। लेकिन माताजी जब किसी चौपाल में अपने सहेलियों के साथ बैठी थी, तो वहाँ चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे को जाने का वहाँ पर ऑफर मिला है, वो वहाँ जा रहा है। तो उन्होंने किसी से कहा कि भाई ऐसा है, वो संगठन में भेजना, वहाँ पर प्रचारक बन जाते हैं लोग, शादी संबंध नहीं होते लोगों के। तो तुरंत माताजी लौट कर आई, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना, तो मैं उस संगठन में नहीं जाना, तो मैं अच्छी किसी उसमें जाओ। तो मैंने कहा फिर ऐसा, हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। और मुझे वो समय याद है कि 1987 में मैं भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त प्राथमिक सदस्य बना था, और 1989 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बना। और निरंतर कभी ऐसी मन के अंदर लालसा नहीं रही कि राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करनी है, राजनीति केवल इसलिए करनी है कि मुझे एमएलए बनना है या एमपी बनना है या पार्षद बनना है। नहीं, केवल एक सेवा संगठन को ध्यान रखकर, सेवा का माध्यम ध्यान रखकर राजनीति करनी है। उसी विचारधारा से लेकर मैंने 1989 से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका के रूप में काम करना शुरू किया, और निरंतर आज तक, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर का अध्यक्ष हूँ। लेकिन कभी भी मन में लालसा ये नहीं रही कि मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना है या मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है या मुझे सांसद का चुनाव लड़ना है। केवल संगठन का काम सर्वोपरि है, और संगठन के काम को सर्वोपरि करते हुए मैंने आगे बढ़ने का काम किया। शुरुआती दौर में जैसे संसाधन नहीं थे, तो उस वक्त तो साइकिल या पैदल चलकर लोगों को जोड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा प्रश्न है आपका। मैं 2007 में भारतीय जनता पार्टी बल्केश्वर मंडल का अध्यक्ष बना। तब मुझे लग रहा है शायद मोबाइल भी नहीं थे, स्कूटर बहुत कम कार्यकर्ताओं के पास थे। तब भारतीय जनता पार्टी का हमारे महानगर के कार्यालय से सूचना के रूप में हम लोगों को पत्रक दिए जाते थे। जैसे मान के चलिए मंडल के अंदर 100 पत्रक हमको बांटने हैं सूचना के तौर पर किसी कार्यक्रम के। तो मुझे वो कालखंड याद है 2007 का। तो मैं और मेरे एक महामंत्री हुआ करते थे, पंकज बिकल जी, सत्यप्रकाश बिकल जी के वो नाती थे। तो मैं और वो दोनों लोग साइकिल पर बैठकर मंडल के कोने, एक एक कोने में अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को वो पत्रक देकर आते थे। तो वो कालखंड भी हमने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक सरकारें नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जुनून था और संगठन का काम करने का जज्बा था। तो उस कालखंड में जो काम करने का आनंद था, वो शायद आज की इस भागम भाग में थोड़ा सा हमें निरस्ता वो होती है, लेकिन उस कालखंड में हमने जब साइकिल से काम किया था, वाकई में वो यादगार पल है। आगरा में आपकी छवि एक बेहद सरल और सुलभ नेता की है। इस सादगी को बनाए रखने का राज क्या है? ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अध्यक्ष बनने के बाद अपने एक मित्र के यहाँ उनकी बिटिया की शादी थी, तो मैं उस शादी में गया। मैं था उस वक्त, मेरे को शायद गनर भी नहीं मिला था, सुरक्षाकर्मी होता वो भी नहीं मिला था, और मेरा ड्राइवर, वह भी ड्राइवर भी ऐसा जो मेरा सहयोगी के रूप में लगा था। मेरे पे तब तक कोई ड्राइवर भी नहीं था। तो मैं जब अपने मित्र की बिटिया की शादी में वहाँ पहुँचा, तो लोग देखकर हतपत रह गए। मेरे मित्र ने मुझसे बोला कि राजकुमार जी अब आप अध्यक्ष हो गए हैं, भोकाल पैदा करो, भोकाल। मैं बड़ा चौंका। मैंने उससे पूछा, भोकाल क्या चीज़ होती है ये? तो उन्होंने कहा भोकाल होता है अध्यक्ष जी, आपके साथ गाड़ी आनी चाहिए, 5-7 गाड़ी आनी चाहिए, और 5-7 गाड़ियों के अंदर आपको चलना चाहिए। मैंने कहा देखिए, मेरी राजनीतिक कैरियर आज 35 साल का लगभग हो गया, और मैंने इस 35 साल के राजनीतिक कैरियर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से
और आज महानगर अध्यक्ष का मैंने सफ़र तय किया है। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को कोई पीड़ा हो। और इसी कारण मैं अपने परिवार में भी ये कहता हूँ, अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ, सादगी हमेशा एक ऐसा आभूषण है जो आपको प्रगति के पथ पर ऊपर कहाँ तक ले जाएगी, वो अनंत सीमा है उसकी। ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। और निश्चित तौर पर जब आप अपनी सादगी को लेकर चलते हैं, यही कारण है मेरा कि मैं कभी भी, आप देखना, मैं अपनी, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में हूँ तो एक गाड़ी में चलता हूँ और मेरी गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा आपको कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। मैं केवल और केवल जो सुरक्षाकर्मी मेरे को सरकार के द्वारा मिला हुआ सुरक्षाकर्मी के साथ रहता हूँ और अपने ड्राइवर के साथ हूँ। और सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर भी कई चीज़, यदि मैं प्रोग्राम में भी जाता हूँ तो उनको बाहर ही छोड़ता हूँ, उस प्रोग्राम के अंदर भी लेकर नहीं जाता। कोई कार्यकर्ता है, किसी कार्यकर्ता के साथ शुभ मांगलिक कोई कार्यक्रम है और मैं अपना भौकाल दिखाऊं कि मैं 25-30 लोगों को लेकर पहुंचूं, तो आप देखिए कि वो जो कार्यकर्ता है बेचारा, किन परिस्थितियों में उसने अपने यहाँ सुमंगलिक कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, मेरे 25 लोग यदि वहाँ मेरे साथ पहुँचेंगे तो उसका कार्यक्रम कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने से और मेरे लोगों के जाने से उसका कार्यक्रम बिगड़ ना जाए। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ और मेरी सादगी ही, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये सादगी हमेशा ऐसी ही रहे और लोग मुझे ऐसे ही जाने। ये छवि आपकी संगठन चलाने में कितनी मददगार होती है? नहीं, निश्चित तौर पर कभी भी इस तरह से आजकल के जो कुछ नए नए नेता जो बन जाते हैं और जिस तरह से वो भौकाल दिखाने की रोडों पर कोशिश करते हैं, उससे कभी संगठन मजबूत नहीं होता। संगठन का निरंतर चरैवेती की विचारधारा को लेकर हम सब लोगों को काम करना चाहिए। और जितना आप सादगी से काम करेंगे, जितना आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जितना आप अपनी पार्टी के संगठन की नीचे योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर सादगी के द्वारा किया हुआ काम मजबूती का काम होता है। जिस तरह से जब बारिश होती है और एकदम तेज़ बारिश पड़ जाए तो उसका ज़मीनी फल कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे एक एक बूंद जब उस धरा पर पड़ती है तो वो धरा प्रफुल्लित होती है, उस धरा पर प्रकृति भी आनंद लेती है। उसी तरह से सादगी हमेशा जीवन के अंदर आनंद देगी और संगठन को भी मजबूत करेगी। एक सामान्य कार्यकर्ता से महानगर अध्यक्ष बनने तक अपने संगठन की कार्यशैली में क्या बड़े बदलाव देखे हैं आपने? निश्चित तौर पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल का, विश्व की नंबर 1 पार्टी का आगरा महानगर का अध्यक्ष बन जाऊंगा। लेकिन निरंतर चलते रहना और काम करते रहना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी ने मेरे अंदर कुछ देखा होगा और मेरे इसी काम करने की शैली के कारण पार्टी ने मुझे फल दिया कि मुझे महानगर का अध्यक्ष बनाया। और आज सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने के मैंने अपना एक नियम बनाया है। किसी भी स्तर का कार्यकर्ता हो, किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि हो, मेरा सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूती प्रदान कैसे मिलेगी, यही सोच मेरी रहती है। और पार्टी संगठन के जो भी कार्य आते हैं उन कार्यों को नीचे तक, धरातल तक पहुंचाने का काम यह मेरी जिम्मेदारी समझता हूं और मैं उसे नैतिकता के आधार पर उसे पूर्ण करने की कोशिश करता हूं। आगरा जैसे बड़े महानगर में वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवा कार्यकर्ताओं के जोश के बीच संतुलन बनाने का आपका क्या फार्मूला है? देखिए, ये तो मैं अपने नए कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं और जो पुराने कार्यकर्ता उनसे भी कहता हूं कि निश्चित तौर पर जो आपकी धरोहर है, और धरोहर पार्टी के अंदर कौन लोग हैं, जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा है, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी को दे दिया। यदि आप राजनीति में संगठन के बीच में काम कर रहे हैं तो ऐसे देवतुल्य लोगों के साथ आपको समय देना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनके साथ यदि आप बैठते हैं तो आपको 2 फायदे होते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। एक तो आपको बिना बनाए गुरु मिल जाते हैं और गुरु के आधार पर वो लोग आपका मार्गदर्शन करते हैं। राजनीति में आपको कहाँ क्या काम करना है उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो हमारे नेता हैं, वयोवृद्ध जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ जो नेता हमारे हैं, उनके साथ पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिन्हें राजनीति करनी है उनके साथ समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछी कि युवाओं के बीच और इनके बीच कैसे तालमेल मिलाते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर के रूप से जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें राजनीति करने का जज्बा है, जिनके अंदर जोश है, मैं उनसे निवेदन करता हूं हमेशा कि अपने वरिष्ठ नेताओं से, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा है, उन नेताओं के पास बैठें, उनसे सीखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और निश्चित तौर पर जब वो उनके साथ बैठेंगे तो आज की जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो आज 60 साल से ऊपर की एज में चले गए, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन जब युवाओं को मिलेगा
तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो निश्चित तौर पर और वृद्धि करेगा। इसीलिए दोनों के बीच में तालमेल तभी रहेगा जब युवा उनके घर पर निरंतर संपर्क करेगा। संगठन के भीतर सभी समाजों और वर्गों को साथ लेकर प्रतिनिधित्व व सम्मान देने के लिए आप क्या रणनीति करते हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं सबको साथ लेकर काम चलने वाले लोग हैं। हम किसी भी जातिवाद को लेकर काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सबका समायोजन पार्टी के अंदर हो, सभी जातियों का समायोजन पार्टी के अंदर हो, सभी जातियों का समीकरण का समायोजन पार्टी के अंदर हो। हम सबको साथ लेकर काम करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जिस तरह से काम कर रही है सबको साथ लेकर उसका सुखद परिणाम हमने भारत देश के अंदर देखा है, हमने प्रदेशों के अंदर देखा है कि उसका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जनमानस इस तरह से उसको सहयोग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपने पलक पकड़ पर बैठाने का काम कर रहा है। डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धियां और विकास योजनाओं को आप आगरा के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, 2017 से पहले का यदि कालखंड हम देखें, 2017 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी, उस वक्त आगरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई थी, किस तरह से विकास की गंगा केवल और केवल नेताओं के घर तक सीमित थी। लेकिन जब से 2017 से और 2014 में केंद्र के अंदर सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तो आगरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का उदाहरण हमको देखने को मिला। चारों तरफ विकास की गंगा बही। जहां विकास केवल और केवल नेताओं के घर तक सीमित था, वो नेताओं के घर से विकास निकलकर जनमानस के घर तक पहुंचने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, निश्चित तौर पर यदि डबल इंजन सरकार का कहीं पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर पर रहा है। इससे पहले 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई व्यापारी अपनी दुकान को 6 बजे बंद करके यदि घर पहुंच जाने की कोशिश करता था तो उसकी घर की महिलाएं चिंता करती रहती थी जब तक वो व्यापारी घर पे नहीं पहुंच जाता था। बीच में उसका अपहरण हो जाता था या बीच में उसका मर्डर हो जाता था। माताएं बहनें यदि कहीं कोचिंग से अपने घर पर जा रही हैं तो उनकी चिंता उनके परिवार वाले लोग करते थे। बीच में उन माताओं बहनों का अपहरण हो जाता था, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती थी और शर्मसार करने वाली घटनाएं हुआ करती थी। 2017 से पहले पीड़ित परिवार की एफआईआर तक दर्ज थाने के अंदर नहीं होती थी, लेकिन 2017 के में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी और 2014 में प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर बनी तो डबल इंजन की सरकार का फायदा ये हुआ कि आज अपराध बिल्कुल शून्यतम की ओर हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर इतने उसमें स्ट्रॉन्ग तरीके से है कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार इस उत्तर प्रदेश के अंदर सोचता है कि मैं अपराध करूं कि ना करूं, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा ऐसे अपराधियों को तुरंत सजा का समाधान वो है और तुरंत सजा मिलने का काम होता है, चाहे वो बुलडोजर के द्वारा मिले चाहे एनकाउंटर के द्वारा मिले। सरकारी योजनाओं को आगरा के अंतिम छोर तक बैठे गरीब तक बिना भ्रष्टाचार के कैसे पहुंचे, ये आप कैसे तय होना चाहिए, कैसे तय होता है? देखिए, हमारा जो तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, हम 2 तरह से काम करते हैं। सरकार हमारी है, वो सरकार हमारा अपना काम करती है। हमारा जो संगठन है वो संगठन हमारा संगठन की तरह काम करता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो और बूथ स्तर तक हमारी सरकारों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो लाभार्थी हमारी योजनाओं से फायदा ले रहे हो, जिनको लाभ मिला है, ऐसे जनमानस तक अपनी लाभार्थी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम संगठन के बूथ स्तर के कार्यकर्ता का है। और हम दोनों चीजों के अंदर एक समायोजन की स्थिति पैदा करते हैं कि वाकई में ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पहले की सरकारों में आपने देखा होगा, और कांग्रेस पार्टी की यदि मैं बात करूं तो उनके तो राष्ट्रीय नेता, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो स्वीकार किया मीडिया के सामने कि मैं यदि 1 रुपया यहां से बेचता हूं तो 80 पैसे दलाली बट्टे में चले जाते हैं, केवल 20 पैसे नीचे तक जाने का काम होता है। यानी कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। लेकिन आज मुझे गर्व से कहने में कोई वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की चाहे केंद्र की सरकार, इन सरकारों के अंदर
भ्रष्टाचार शून्यतम की ओर अग्रसर है और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। और जो पैसा जिन योजनाओं के तहत आता है वो पैसा सीधे तौर पर उस योजनाओं पर लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गरीबों के जनधन के जो खाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाए हैं, क्योंकि वो यदि खाते तब नहीं थे तब भ्रष्टाचार चरम पे था, और जब से ये खाते खुले हैं तब से भ्रष्टाचार समाप्त होने की ओर अग्रसर है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सब्सिडी सरकार की आती है वो अब सीधे के सीधे जनमानस के जो जनधन के हमने अकाउंट खुलवाए उन अकाउंट में जाने का काम करता है। कोई भी बीच में दलाली बट्टा किसी भी तरह का कोई अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं खा सकता। सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई है भ्रष्टाचार को कम करने का तो ये जनधन योजना के कारण जो अकाउंट खुले हैं वही है, और यही मेंटेन हम लोग करने का काम हम सब हमारी सरकार है और हमारा संगठन कर रहा है। आगरा मेट्रो, गंगाजल और नए एयरपोर्ट में टर्मिनल जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट की मौजूदा रफ्तार को आप कैसे देखते हैं? अब ये तो मुझे कहने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप तो रोजाना, क्योंकि आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो आप भी रोजाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोड पर निकलते होंगे। चारों ओर जिस ओर आप जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, शहर के किसी भी कोने में जाएंगे, उस ओर आपको चाहे वो गंगा जल का काम हो, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे विभिन्न गैस लाइन पाइपलाइन का काम हो, सीवर लाइन का काम हो, आपको हर जगह आज की तारीख में काम का डेवलपमेंट होता दिखाई देगा। मेट्रो की हम बात करें, जिस वक्त जहां पर आगरा के अंदर मेट्रो आई, हमारे विरोधी दल के नेता हंसी उड़ाते थे, बोलते थे आगरा के अंदर मेट्रो, और मेट्रो आएगी तो ये बवाल हो जाएगा, मेट्रो आएगी तो चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा, आगरा के अंदर चारों तरफ जाम लग जाएगा। ये वही मेट्रो है जिसने 2 साल के अंदर जब अपनी नींव डाली थी, और आज 2 साल के अंदर और आने वाले 6 महीने के अंदर पूरे आगरा के अंदर मेट्रो आपको रनिंग के रूप में दिखाई देने वाली है। गंगा जल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रथम चरण में यह गंगा जल आगरा के लगभग 50% क्षेत्रों में पहुंचने का इसने काम किया था। द्वितीय चरण की योजना के अंदर गंगा जल हर घर के अंदर लगभग पहुंच गया है। एक आध जगह कहीं छोटी मोटी रह गई है तो वहां पर कार्य प्रगतिशील पर है, और निश्चित मानिए 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर यह गंगा जल का कार्यक्रम हर घर टोटी, हर घर गंगा जल होने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हर घर के अंदर, आगरा के अंदर पहुंचने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये तीनों परियोजनाएं हमारी हैं, जनमानस को लाभ पहुंचाने वाली हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए स्थानीय मुद्दों जैसे ट्रैफिक या जल भराव पर संगठन और प्रशासन के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं? देखिए, पहले आपने पूछा कि विपक्ष द्वारा उठाए हुए, आज की तारीख में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष केवल और केवल जिस तरह से बरसाती मेढक होते हैं उस मेढकों की तरह काम करने का हो गया विपक्ष। अब तो केवल चुनाव के वक्त आपको दिखाई देगा, और चुनाव के वक्त चुनाव जैसे ही निकल के जाते हैं, चुनाव का परिणाम आ जाता है, उसके बाद वो अब विपक्ष आपको दिखाई नहीं देगा। विपक्ष ने, क्योंकि मालूम है, उन्होंने अपनी सरकारों को देखा है, उनकी सरकारों में आगरा कितना बेहाल था, बदहाल था। लेकिन आज की तारीख में मुझे गर्व है, चाहे मेरा नगर निगम हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कोई भी जनप्रतिनिधि हों, सारे के सारे जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, नीचे तक काम कर रहे हैं। हम लोग निरंतर मासिक बैठक हम सब लोगों की प्रशासन के साथ भी होती है, हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ बैठकर मासिक बैठक करके इन चीज़ों का समाधान ढूंढते हैं कि भाई आगरा एक स्वच्छ शहर है, आगरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में जाने जाने वाला शहर है, हम लोग इसके अंदर जल भराव ना होने दें, हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रखें। तो निश्चित तौर पर निरंतर लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन के सभी अधिकारी, हम प्रत्येक माह बैठने का काम करते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक शहर के अंदर, प्रत्येक आगरा जिले के अंदर एक एक मंत्रियों को प्रभारी के रूप में उनको जिम्मेदारी दी है। आज की तारीख में हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी मासिक बैठक करते हैं, और इन मासिक बैठकों पर शहर की कोई भी ज्वलनशील जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर चर्चा होती है और उनका तत्काल निदान भी किया जाता है। हम उन राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जो केवल वोट की खातिर, सरकार बनाने की खातिर बरसाती मेढक की तरह दिखाई देते हैं। हम वो राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम जनमानस की सेवा के लिए बने हैं, और जनमानस की सेवा जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से इस चीज़ का तालमेल शासन, प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से निरंतर करते रहते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए विकास कार्यों की जमीनी मॉनिटरिंग में संगठन की क्या भूमिका रहती है? निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले कहा, आगरा नगर निगम के अंदर भी हमारी सरकार है,
आगरा नगर निगम के अंदर हमारे लगभग 68 पार्षद हैं आज की तारीख में, और 68 पार्षद होने का मतलब कि एक एक वार्ड की मॉनिटरिंग हमारे माननीय पार्षदों के द्वारा होती है। उनके ऊपर हमारे माननीय विधायकगण, उनके ऊपर माननीय महापौर, महापौर जी के ऊपर माननीय सांसद, सांसद राज्यसभा, हमारे सारे के सारे जनप्रतिनिधि जनमानस की सेवा करने के लिए नीचे गली मोहल्लों तक जाकर काम करने वाले हैं। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि आपको एसी के अंदर बैठा दिखाई नहीं देगा, चाहे वो हमारे माननीय सांसद हों, माननीय सांसद राज्यसभा हों, महापौर हों, हमारे माननीय विधायकगण हों, हमारे माननीय एमएलसी हों, हमारे माननीय पार्षद हों, सारे के सारे जनमानस हमारे जनप्रतिनिधि नीचे जनमानस से जुड़कर काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए तमाम तरह की समस्याएं, तो समस्याओं का तो मैं ये नहीं कहता कि हम लोग एक तरफ से सारी समस्याएं समाप्त कर देंगे, लेकिन 100% समस्याएं समाप्त करने का काम हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण आज जनमानस तक ये योजना सारी पहुँच रही है। आज का युवा सिर्फ भीड़ नहीं चाहता, युवाओं को पद के बजाय जवाबदेही और जिम्मेदारियों से जोड़ने का आपका क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी संगठन की सबसे बड़ी धुरी यदि कोई है तो वो हमारे संगठन के मोर्चे हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है हमारा युवा मोर्चा। अन्य राजनीतिक दलों में रहता होगा कि वहाँ यदि किसी युवा को किसी मतलब अध्यक्ष बना दिया शहर का तो नेतागिरी करेगा, ये डेफिनेट वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब मोर्चों के अध्यक्षों का चयन होता है तो वो अनुशासन की पहली पाठशाला है। हमारे अंदर उन मोर्चों के अंदर, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे अनुसूचित मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, इन सभी मोर्चों के अध्यक्ष और इनके पदाधिकारियों को अनुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजनीति की पहली प्राथमिक पाठशाला की अनुशासन को सिखाने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी कोई भी नेता डायरेक्ट ना आता है, वो पहले उसे मोर्चे के अंदर काम करना होता है। जब मोर्चों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं ने काम कर लिया वो अनुशासन कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अन्य दलों के अंदर ये होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर कंधे पर पैर रखकर, छाती पर पैर रखकर ऊपर छलांग लगाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक का करबद्ध संगठन बना हुआ है, और उसी की सीढ़ी दर सीढ़ी हम सब लोग पैर रखकर आगे की कक्षा में जाने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन को हर बूथ स्तर पर मजबूत करने और जोड़ने के लिए भाजपा से जोड़ने की आपकी आगामी रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम हमारे तय किए जाते हैं, हमारे कार्यक्रम निरंतर कार्यक्रम चलने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक वो दल नहीं है जो केवल और केवल चुनाव के वक्त काम करती हो। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। उसका एक एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता है, और निरंतर विश्व के अंदर, भारत के अंदर पहला राजनीतिक दल ऐसा है जिसका संगठन हमेशा सक्रिय की भूमिका में रहने वाला संगठन है। और नीचे स्तर तक हमारी जो योजनाएं संगठन की आती हैं, उन योजनाओं को बूथ स्तर के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन योजनाओं को नीचे तक उतारकर उन पर काम करने का जज्बा यदि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। इसलिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो योजनाएं संगठन के लिए हमको दी जाती हैं, उन योजनाओं के आधार पर हम सब लोग निरंतर काम करते हैं। महानगर अध्यक्ष के रूप में आपका एक मुख्य संकल्प क्या है जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? भारत माता की सेवा, दूसरा कोई संकल्प नहीं। अंत्योदय की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाना। हमारे महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा थी अंत्योदय की विचारधारा, यानी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जब तक उसका विकास नहीं हो जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्तर की सरकारें चुप नहीं बैठेंगी। उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए तत्पर तैयार रहेंगी, और निरंतर इसलिए हमको चरैवेती की विचारधारा से जोड़कर अंत्योदय की विचारधारा तक ले जाने का काम हम सब लोग अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन पर करने का काम करते हैं। आज का अंतिम सवाल, आप हमारे लोकवार्ती दर्शकों, कार्यकर्ताओं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लोक भारती के समस्त पदाधिकारियों को, सभी वॉलंटियर्स को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपकी कलम से
शहर के साथ साथ प्रदेश की जो खबरें हैं जो दी जाती हैं 100% सटीक और 100% सत्य खबरें होती हैं। जिस तरह से आजकल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, झूठी झूठी खबरें फैलाने का काम, भ्रमित करने का काम इस मोबाइल के द्वारा हो रहा है, उन पर आप अपनी कलम से हथौड़ा मारने का काम करते हैं और सत्य खबरों को नीचे तक, जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आगरा महानगर से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग लोक भारती के चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी खबरों पर विश्वास करें और उनकी खबरों को सुनें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो में बुलाया और मुझे आपने वक्त दिया। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना विशेष समय लोक भारती परिवार को देने के लिए आपका विशेष धन्यवाद।